आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। विषय का नाम है सेल्स। और जिस किताब से मैंने ये सारी बातें ली हैं उस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, यानी बेचने का मनोविज्ञान। द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने, BRIANTRACY। दुनिया के जो बेस्ट मोटिवेटर्स हैं, बेस्ट सेल्स के लोग हैं, उनमें से एक है ये। बेचने का मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ? इस किताब के अंदर वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति कोई सामान बेचता क्यों है, कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता क्यों है। अगर हम खरीदने वाले की साइकोलॉजी समझ जाएं कि फलां व्यक्ति फलां चीज़ क्यों खरीदता है, तो आपके लिए सेल करनी आसान हो जाएगी, आपके लिए अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बेचनी आसान हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? जब आपको पता लग जाए कि दूसरा बंदा खरीदना क्यों चाह रहा है, उसके पीछे क्या मनोविज्ञान काम करता है, तो आसान हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो ये पूरी की पूरी किताब इस बात पे आधारित है कि हम इस मनोविज्ञान को कैसे समझें कि दूसरा व्यक्ति चाहता क्या है और हम बेच क्यों रहे हैं। तो ये दो चीज़ इस किताब में हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, बेचने का मनोविज्ञान। और आपने देखा होगा कि जो अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, बेचने वाले जो लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को बेच देंगे दूसरे को नहीं बेच पाएंगे। जो एक चीज़ को बेच देगा वो सब चीज़ों को बेच सकता है। जिसको बेचने की ट्रिक आ गई, बेचने की कला आ गई, बेचने का विज्ञान पता लग गया कि कैसी चीज़ों को बेचना है, वो सब चीज़ों को बेच देगा। ठीक है ना? तो आपने देखा होगा सेल्स के लोग ये थोड़ी है कि कंपनी में टिकते हैं, अलग अलग कंपनी स्विच करते रहते हैं, लेकिन एक बार बेचने की कला आने के बाद वो कुछ भी सामान को बेच सकने में निपुण हो जाते हैं। ठीक है? तो आप एक बार ये चीज़ें समझ गए कि चीज़ें बिकती कैसी हैं, खरीदने वाले की मनोविज्ञान, उसकी अंदर क्या विज्ञान काम करता है, क्या साइंस काम करती है, तो आप कुछ भी चीज़ बेच दोगे। 80-20 रूल क्या कहता है? 80-20 रूल ये कहता है कि 80% पैसा 20% लोगों के पास होता है और बाकी बचे हुए 20% लोगों के पास बाकी बचा हुआ 80% पैसा होता है। ये रूल दुनिया में किसी भी जगह पर लग सकता है, इतना इंपॉर्टेंट रूल है ये सेलिंग में भी लगता है। सेलिंग में किस तरह से लगता है, ये बेचने में कैसे लगता है? किसी भी कंपनी के पास अगर 100 प्रोडक्ट हैं तो उनके 20 प्रोडक्ट ही ज़्यादा बिकते हैं और उनके 20 प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो 80% के बराबर होती है और बाकी 80% या 80 प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो 20% के बराबर होती है। तो अगर आप ये रूल समझ लो तो आपके पास जितने प्रोडक्ट हैं आप उसमें से वही प्रोडक्ट चूज करोगे जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे और जो आपकी रेवेन्यू का मैक्सिमम पार्ट लेके आएंगे। तो बजाय आप सारे के सारे प्रोडक्ट पे मेहनत करने के, सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे फोकस करने के, उन 20% भी फोकस करोगे जो 80% रेवेन्यू के लिए, 80% सेल के लिए या 80% प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार है, और बाकी सबको क्या करोगे आप? दरकिनार कर दोगे, एक साइड कर दोगे। ठीक है? तो 80-20 रूल सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेल्स करना शुरू करते हो, किसी चीज़ को बेचना शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको आपके कस्टमर की पहचान होनी चाहिए। कस्टमर की पहचान का अर्थ क्या है? जो भी आप सामान बेचते हो, अगर आपका सामान आपके पास खरीदने आया है, ग्राहक बन के आया है, मान लो एक कपड़े के शोरूम में कोई लेडी जाती है कपड़ा खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए जाती है, दुकानदार या सेल्समैन जो उसको साड़ियाँ दिखाता है वो उसके बॉडी लैंग्वेज से, उससे बातचीत करते करते ये पहचान लेता है कि इस लेडी को कौन सी साड़ी पसंद आने वाली है। कि साड़ी इसकी दुनिया भर की वैरायटीज़ हैं और दुनिया भर की साड़ी की क्वालिटीज़ हैं। साड़ी 100 रुपये शुरू होती है और 1, 2, 5, 10 लाख रुपए तक साड़ियाँ होती हैं। तो किस व्यक्ति को किस रेंज की साड़ी चाहिए, किस लेडी को किस रेंज की साड़ी चाहिए, दुकानदार या सेल्समैन थोड़ी सी बातचीत करके उससे आइडिया लगा लेता है और वही इसी तरह का स्टाइल, उसी तरह की क्वालिटी, उसी तरह का प्राइस रेट वाली चीज़ें उसे दिखाता है। तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप एक स्पीकर हो, आपको अपने ऑडियंस की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि जो सुनने वाले लोग हैं वो किस लेवल के हैं, है ना?
उनकी कैटेगरी कौन सी है, उनका सेगमेंट कौन सा है, वो क्या सुनना पसंद करते हैं। इसी तरह से एक अच्छे सेल्समैन को ये पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस सारी कवायद का अर्थ ये है कि आपको अपने कस्टमर का पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। सेल्स के अंदर दो लोग होते हैं, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। इंपॉर्टेंट कौन है? खरीदने वाला। कहते हैं ना कि ग्राहक को भगवान माना जाता है, वो इसीलिए कहते हैं कि आपने उसकी इच्छा पूछनी है। जैसे प्रेम के अंदर दो लोग होते हैं, है ना, दो लोग होते हैं ना प्रेम के अंदर, लेकिन महत्व किसका है? महत्व उस व्यक्ति का है जिसको हमने खुश करना है, जिसको हमने प्लीज करना है, जिसको हमने सामान बेचना है, वो ग्राहक है। हमारे लिए ग्राहक इंपॉर्टेंट है, उसकी इच्छा इंपॉर्टेंट है, वो चाहता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी की सारी तवज्जो हमने ग्राहक पे देनी है और ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि वो चाहता क्या है। अगर आप अपने कस्टमर को, ग्राहक को पहचान लोगे तो आप एक अच्छे सेल्समैन साबित होगे। पहली बात है ये। दूसरी बात, सेल्स हमेशा सेल्स पर्सन के हाथ में होती है। बेशक खरीदने के लिए ग्राहक आया है, उसकी इच्छा इंपॉर्टेंट है जिसकी हमने पहले बात की है, लेकिन फिर भी सेल्स पर्सन के हाथ में बहुत कुछ होता है कि उसे क्या बेचना है। अच्छे सेल्समैन की पहचान ही होती है, वो जबरदस्ती नहीं बेचेगा, वो आपको कन्विंस करेगा सर ये प्रोडक्ट या ये सर्विस आपके लिए बेटर है। यदि आपके लिए इतनी कन्विंसिंग है, आपके अंदर इतनी कन्विंसिंग है, तो आप बड़े धैर्य से और बड़े ध्यान से अपने ग्राहक को वो सामान बेच सकते हैं जिसको बेचने में आप इंटरेस्टेड हैं, बजाय कि ग्राहक जिसको खरीदने में इंटरेस्टेड है। यहां बात आती है सेल्फ कंसेप्ट की। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? सेल्फ कंसेप्ट का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को इस तरह से तैयार कर लेते हो, अपने अंदर इतनी ज़्यादा दृढ़ता कायम कर लेते हो, इतना विश्वास कायम कर लेते हो कि जो मैं चाहूँ वो बेच सकता हूँ। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, गंजे को कंघी बेचने वाली। एक अच्छे सेल्समैन की पहचान है ना, एक गंजे आदमी को कंघी की क्या जरूरत है जरूरत। लेकिन सेल्स में ये बात कही जाती है, इसका अर्थ ये है कि अच्छा सेल्समैन कुछ भी बेच सकता है जो वो चाहता है, चाहे उसको ग्राहक की उसको आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन विज्ञान ये कहता है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग ये कहती है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। जिसकी उसको जरूरत है ग्राहक को, उस वही आपको बेचना चाहिए। लेकिन आपको अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना चाहिए, सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना चाहिए, अपने आप को इतना पावरफुल बनाना चाहिए कि यदि आप चाहें तो जो सामान आप बेचना चाहते हैं वो बेच सको। इसका अर्थ ये है। और ये कैसे आता है? ये तब आता है जब आप अपने प्रोडक्ट को लेके इतने ज़्यादा कन्विंस हो, जब आपको ये लगे कि ग्राहक के लिए इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे बेशक जो ग्राहक डिमांड कर रहा है ना, उससे भी बेहतर मेरे पास चीज़ है जो मैं ग्राहक को दे सकता हूं। और वो कमिटमेंट तब आएगी जब आपको अपने ऊपर और अपने बेचे जाने वाले प्रोडक्ट दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा। दृढ़ होंगे आप इस बात के लिए, ये मेरे कस्टमर के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए, मेरे पेशेंट के लिए बिल्कुल सही चुनाव है। उसको इस चीज़ को लेने से फ़ायदा होगा और उसको इस बात की कभी भी निराशा नहीं होगी कि मेरे को गलत सामान दिया गया है या मैं ठगा गया हूँ। वो ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। और ये चीज़ तब आएगी जब आपके अंदर एक सेल्फ इमेज होगी, आपका सेल्फ कंसेप्ट बड़ा मजबूत होगा। सेल्स में दिक्कत कहाँ आती है? सेल्स में दिक्कत दो तरीके से आती है। एक तो होता है रिजेक्शन का डर और दूसरा होता है फेल होने का डर। रिजेक्शन का डर ये होता है कि मेरे को रिजेक्ट ही ना कर दे, मेरे से बात ही ना करे आगे, है ना। तो जब बात ही नहीं होगी आगे तो सेल कैसे होगी। और दूसरा फेल होने का डर। फेल होने का डर भी रिजेक्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस अर्थ में अलग है। अपनी व्यक्ति की आत्म कमिटमेंट ही धराशायी हो जाती है, उसके अपने आप ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब व्यक्ति ही निरुत्तर होएगा सेल्स करने वाला, तो फिर सेल कहाँ से होगी। सेल्समैन की अपनी स्किल और अपनी काबिलियत पे है। अगर वो पहले ही धराशायी निढाल हो गया तो सेल कैसे होगी। तो यदि वो दृढ़ता का परिचय दे तो फिर ना तो वो फेल होगा ना वो रिजेक्ट होगा, सेल को 100% अंजाम देगा। तो सेल करने के लिए दृढ़ होना और साहसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेल जो है वो गोल के साथ भी जुड़ी होनी चाहिए। अपनी टू डू लिस्ट बनाए और अपनी गोल सेटिंग करे कि उसका क्या गोल है।
गोल ईयरली हो सकता है, उसके बाद छोटे टुकड़ों में क्वार्टरली हो सकता है 3 महीने का, फिर मंथली हो सकता है, फिर वीकली हो सकता है, फिर डेली का गोल हो सकता है। एक बड़ा गोल बनाओ, फिर उसको ब्रेक में तोड़ो, भाई हमें इतनी सेल चाहिए, महीने में इतनी चाहिए, एक हफ्ते में इतनी चाहिए, डेली हमें इतनी सेल चाहिए। तो जब आप सेल एक फिक्स कर लेते हो, एक गोल फिक्स कर लेते हो, तो फिर उसके लिए आप काम भी करते हो। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट इस तरह की ऐड बनाती हैं कि वो लोगों को इमोशनल टच करती हैं, जाके उनका फोकस सेल पे नहीं होता, लोगों के इमोशंस पे होता है, और उससे वो चीज़ों को बेचती हैं। तो इसलिए दूसरे आदमी की साइकोलॉजी हम समझें, उसके इमोशंस को समझें, और एक अच्छा सेल्समैन लोगों के इमोशंस को पकड़ना जानता है। कोई भी ग्राहक जब भी कोई चीज़ खरीदता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जो मैं खरीद रहा हूँ, इसमें मेरे लिए क्या है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, जो पैसा मैं लगा रहा हूँ उसकी पूरी की पूरी वर्थ मेरे को मिल रही है नहीं मिल रही है, मैं इसको क्यों खरीदूँ, कब तक प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा, इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इसकी गारंटी वारंटी है कि नहीं है। तो स्पेशली महंगी चीज़ों के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो अगर आपको ये साइकोलॉजी पता है कि किस तरह के क्वेश्चन वो फ्रेम करता है और उनका उत्तर आपके पास है, तो फिर एक अच्छे सेल्समैन आप बन सकते हैं। एक स्ट्रेटेजिक सेलिंग के लिए एक अच्छी रणनीति सेल की क्या होनी चाहिए, उसके लिए लेखक 4 पॉइंट देता है। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो, उसका एक स्टैंडर्ड हो, ठीक है। दूसरा है डिफ्रेंशिएशन, कि उसके अंदर क्या ऐसी यूनिक चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, दूसरों के पास नहीं है, ठीक है। कि कोई भी आदमी, कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हो तो ये देखते हो कि आपने मान लो कोई वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आप देखो गोदरेज में ये है, एलजी में ये है, वर्लपूल में ये है, तो आप कंपेयर करते हो ना। पहले तो देखते हो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी अच्छी कंपनी का लो, वो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा आप देखते हो डिफ्रेंशिएशन, कि क्या वर्लपूल में सबसे अलग है या क्या एलजी में या गोदरेज में सबसे अलग है। तो आप जो आपको बेहतर लगती है, यूनिक लगती है कोई चीज़, वो आप लेने का प्रयास करते हो। तीसरा होता है सेगमेंटेशन। कंपनी क्या करती हैं, कंपनियां सेगमेंट से खेलती हैं, हर सेगमेंट के लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। मारुति के पास अल्टो से लेके जो 3-3.5 लाख से शुरू होती है और 30-35-40 लाख तक की कारें हैं। इस तरह से होंडा के पास भी 7-8 लाख रुपए शुरू होके 50 लाख रुपए तक की कारें हैं। तो सेगमेंटेशन है। और कुछ कंपनी ऐसी होती है जो बनाती ही सिर्फ अमीर लोगों के लिए हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो बनाती ही मिडिल क्लास लोगों के लिए हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो बनाती ही सिर्फ गरीब लोगों के लिए हैं। तो सेगमेंटेशन करती हैं कंपनियां हर प्रोडक्ट की, उनको पता है कि इस सेगमेंट के लिए ये चीज़ ही सफिशियंट है। अब पहले आपने देखा होगा तेल के शैशे नहीं आते थे, आजकल शैम्पू के शैशे आते हैं, ठीक है ना। तो वो मतलब 2 रुपये में आपको मिल जाता है, नहीं पहले 20-50 रुपये उसके लिए खर्चने पड़ते थे। ये सारा सेगमेंटेशन का खेल है, ठीक है ना। पेप्सी है, 200 ml से लेके 1 लीटर तक आती है, अलग अलग 2 लीटर की भी आती है। तो वो ज़रूरत के हिसाब से, उस सेगमेंटेशन के हिसाब से है। अब अकेले आदमी ने पीनी है तो 200 ml में काम चला लेगा, अब 8-10 लोगों ने पीनी है तो 2 लीटर लेगा। तो इस तरह से वो कंपनियां क्या करती हैं, वो सेगमेंटेशन करती हैं। बाकायदा पूरी रिसर्च होती है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद कि इसको पैकेज की कैसे करी जाए, डिज़ाइनिंग इसका कैसा करा जाए, रेट इसका क्या रखा जाए, कितने ml में ये उतारी जाए, है ना, किन लोगों के लिए उतारी जाए। तो इसे बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो चौथा है कंसंट्रेशन, यानी हम उन चीज़ों को अलग कर लें जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली। जैसे हमने 80-20 रूल में पढ़ा था कि जो कंपनी के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं, है ना, तो वही चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करें, उन्हीं पे काम करें। इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। जिस प्रोडक्ट की हमने ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी है, जो ज़्यादा कंसंट्रेशन जिसके ऊपर रखनी है, जिस पे ज़्यादा फोकस रखना है, उसको अलग कर लें। तो ये 4 चीज़ होगी, स्टैंडर्डाइजेशन, डिफ्रेंशिएशन, सेगमेंटेशन और चौथा कंसंट्रेशन। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत करनी चाहिए। अच्छा, किसी भी सेल्स के अंदर मैंने तो बताया 2 लोग होते हैं, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। अब सेल्समैन जो है उसको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी ड्रेस के ऊपर, अपने बोलचाल के तरीके के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर पकड़ बनानी चाहिए। क्योंकि जितना इफेक्टिव वो दिखेगा, जितनी इफेक्टिवली वो बात करेगा, उतने चांसेस होंगे सेल को मैच्योर होने के। तो इसका बड़ा रोल होता है कि कैसे उसने कपड़े पहने हैं, किस तरह से वो बात कर रहा है, किस तरह से वो अपनी बात रख रहा है, किस तरह से दूसरे लोगों को समझा रहा है, ठीक है। अब जो ब्रायन ट्रेसी बताते हैं सेल्स में सफलता के लिए ये 10 नियम, 10 पॉइंट हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वही करो जो आपको करना पसंद है,
इसका अर्थ ये है, अगर आप सेल्स करना नहीं चाहते, यानी सेल्समैन नहीं बनना चाहते और सेल्समैन आप बन जाते हैं या सेल्स वोमेन आप बन जाते हैं, तो आप कभी भी अपने प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके अंदर सेल्स की इच्छा है करने की, तभी आप सेल्स पर्सन बने। ठीक है, पहला मतलब यही है। दूसरा ये देखना कि असल में आप चाहते क्या हैं। ठीक है ना, तो आपकी पसंद नापसंद पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप जिस चीज़ को बेचना चाहते हैं वो क्या है, ताकि उसके बारे में अच्छी तरह समझ लें आप, तभी आप उसके अंदर एक अच्छे मास्टर बन के अपनी सेल को ज़्यादा बेटर ढंग से कर पाएंगे। जो आपने गोल सेट करे हैं उसके लिए पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी साहस लगन के साथ उन गोल को पूरा करने के लिए पूरी की पूरी लगन और मेहनत से काम करें। और चौथी बात, लगातार सीखते जाएं। सबसे बढ़िया जो फिलॉसफी होती है किसी भी अच्छे सेल्समैन की, वो सीखना होती है, लर्निंग होती है। पूरी कमिटमेंट के साथ सीखने की आदत को ना छोड़ें। बहुत कुछ सीखने के लिए है। जो आदमी ये समझ ले कि जो चीज़ सीखने की थी मैंने सीख ली है, वो वही ख़त्म हो जाता है ना। हमेशा सीखने की टेंडेंसी बना के रखें, हमेशा एक जिज्ञासु रहें, हमेशा एक बच्चे का मन रखें, है ना, नया नया सीखने का प्रयास करते रहें। समय का अच्छे से यूज़ करें। जितना आप समय को बेहतर ढंग से काम में लाएंगे, उतने बेहतर आप सेल्समैन बनते चले जाएंगे। जब भी समय लगे मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, सेल्स करने के यूट्यूब पे वीडियो देखो, है ना, लोगों से, अपने सहयोगी से डिस्कस करो, भाई फलानी चीज़ मेरे को सेल करनी है, वो कैसे मैं कर सकता हूँ, उसके लिए क्या ट्रिक हो सकती हैं, क्या गुण हो सकते हैं एक अच्छे सेल्समैन के, अपनी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंसेप्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस करके भी आप कर सकते हो। लीडर्स को फॉलो करें। आपकी इंडस्ट्री में सेल्स पर्सन किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसी चीज़ों को बेच रहे हैं, है ना, उनको फॉलो करें। उन्हें बोलते हैं लीडर्स को फॉलो करें। इसके बाद करैक्टर बड़ा सॉलिड रखें। आदमी का जो चरित्र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी पर्सनैलिटी की। अपने चरित्र पे काम करें। चरित्र में डिसिप्लिन भी आ जाता है, ऑनेस्टी भी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, रिस्पेक्ट भी आ जाती है। सारी चीज़ें आपके चरित्र का हिस्सा है ना। तो अपने चरित्र के ऊपर काम करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी अपनी जो जन्मजात क्रिएटिविटी है, जो ईश्वर ने आपको पोटेंशियल दी है जन्म से, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ मिलती हैं, उनको समझने का प्रयास करें हमेशा ही। वो क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप यूएसपी कह सकते हैं, अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो लोगों से आपको अलग करती है। आपके अंदर ऐसी क्या क्षमता है जो ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आपको दी है, उसको ढूंढने की कोशिश करें हमेशा। गोल्डन रूल की प्रैक्टिस करें। गोल्डन रूल का मतलब ये है कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है। सेल्स में गोल्डन रूल यही होता है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, उसकी पसंद के हिसाब से आप बात करें। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सफलता की कीमत का भुगतान करें। सफलता की कीमत का भुगतान का मतलब ये है, सफलता कभी भी हाथ पे हाथ रखे से नहीं मिलती है। सफलता कभी भी बेकार बैठने से नहीं मिलती है। सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देश आज़ाद ऐसे नहीं हो गया था, बड़ी मेहनत करी है हमारे लोगों ने, है ना। कितनी पीढ़ियाँ उसके अंदर दफन होगी, कितने लोग शहीद हो गए, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। उसको हम ऐसे थोड़ी जाने दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसकी कीमत अदा करना सीखें। कीमत मिलेगी मेहनत से, लगन से, धैर्य से, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, बेचने का मनोविज्ञान, जो लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने। बहुत ही शानदार पुस्तक है। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिस पुस्तक के बारे में आप चाहते हैं मैं आपके साथ समरी शेयर करूं, उसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।